मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि नाम्बियार की लिखी कहानी वजूद। मेरी नजरें फिर आसमान पर जा टिकी। सामने वाली बिल्डिंग के पीछे सूरज डूबने के लिए तैयार था। आसमान में फैली हल्की रोशनी मेरी उम्मीद को न पूरी तरह जीने दे रही थी न मरने। बौखलाहट में मन कह रहा था, साबुन, शैम्पू, तेल अपनी पसंद की तो ला सकते हैं ना इस घर में, लेकिन मेरे ख्यालों को भेदती हुई ऋचा की आवाज आई, आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? मैंने अपने बगल में खड़ी ऋचा को देखा। गोल चेहरा, बड़ी आंखें, लंबे बाल, सुलझी हुई वो लड़की हर मायने में खूबसूरत थी। क्या बहाने देता मैं इस रिश्ते को नकारने के लिए। उस 5 फीट बाय 4 फीट की बालकनी में हम दोनों को भेजा गया था ताकि लड़का लड़की आपस में बातें कर लें। ऋचा ने फिर पूछा, बताइए ना आपका फेवरेट सॉन्ग। इस बार ऋचा ने शर्माते हुए अपने सामने की लटों को कान के पीछे दबा दिया। मैंने कुछ और कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए बोला, बावरा मन। ऋचा ने तपाक से पूछा, अच्छा कौन सी फिल्म का है? सुना नहीं मैंने कभी। मेरा मन कर रहा था कि मैं ड्राइंग रूम में बैठे अपने और ऋचा के परिवार के सामने जाकर खड़े होकर कह दूं कि नहीं करनी मुझे शादी, लेकिन बचपन से सिखाए गए मूल्यों ने, तहजीब ने एक बार फिर मेरे पांव दबोच के रखे थे। मेरी बेरुखी की चादर ओढ़े उस बालकनी में फैली घुटन को ऋचा ने कुछ देर अपने सवालों से हल्का करने की कोशिश की। कुछ देर बाद जब हम दोनों ड्राइंग रूम में पहुंचे तो माँ ने इस बार एक नया पैंतरा अपनाया। सबके सामने ही पूछ डाला, ऋचा अच्छी लगी ना तुमको? इतने लोगों के सामने मैं क्या कहता, बस मुस्कुरा दिया। और माँ मेरी मुस्कुराहट को मेरी हामी बताकर जोर से बोली, देखो कहा था ना मैंने, बच्चे एक दूसरे को पसंद कर लेंगे। उस एयर कंडीशन कमरे में भी मुझको पसीना आने लगा। मैंने घबरा कर ऋचा की तरफ देखा। उसके चेहरे पर अब भी शर्मीली मुस्कान थी। कुछ समझता बोलता इससे पहले माँ ने कहा, बताइए भाई साहब, अब बात कैसे बढ़ानी है आगे? ऋचा के पापा ने भी झट से कह दिया, बहन जी अब आप लोग बैंगलोर आइए हमारे घर। मेरे 80 साल के बाबूजी अभी जिंदा हैं। एक बार वो देख लें देवांग जी को तो फिर बैठ के आगे की बातें तय कर लेंगे वहीं। भोपाल की उस शाम का एक एक मिनट मुझ पर हथौड़े सा पड़ रहा था। पापा ऋचा के पापा से कह रहे थे, देवांग अब वेल सेटल्ड हो गया है। वेल सेटल्ड तो था मैं, दिल्ली में बैंक की नौकरी थी, 2 बेडरूम का छोटा सा फ्लैट था और कुछ करीबी दोस्त थे। ये बहुत था मेरी खुशियों के लिए। मेरी खुशगवार जिंदगी में अगर कुछ दिक्कत थी तो वो थी छुट्टियों में घर यानी भोपाल आना और माँ पापा से वही शादी को लेके रस्सा कशी करना। उम्र के साथ माँ और पापा की जिद और कवायदें मेरी शादी को लेकर बढ़ती चली जा रही थी। माँ संजीदा होते हुए एक ही डायलॉग बोलती, तुम भी 30 के हो चले हो, शादी कर लो, हमारा क्या ठिकाना है, बस जाने से पहले पोते पोती का मुंह देख लें। माँ को मैंने सालों समझाया, करीब दर्जन भर रिश्तों के लिए ना भी कहा, लेकिन शादी कर लो का घिसा हुआ रिकॉर्ड पिछले 5 सालों से लगातार बज ही रहा था। कभी माँ की आवाज में, कभी पापा की आवाज में, कभी बुआ की आवाज में, यहाँ तक कि पड़ोस के नारंग अंकल की आवाज में भी बजता ही रहता। अपने ख्यालों में गोता लगाना छोड़कर मैंने कमरे का मुआयना किया। पापा अब भी ऋचा के पापा के साथ बातें कर रहे थे। माँ ऋचा को, अपनी होने वाली बहू को निहार रही थी। ऋचा के चेहरे पर एक तरफ तो कॉन्फिडेंस था तो दूसरी तरफ शर्म की लाली। सब लोग खुश थे। मुझे ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ मेरे सामने किसी फिल्म सा चल रहा है। मैं उसे बस देख सकता था, उसमें कुछ बदल नहीं सकता था। आसपास के लोगों में फैली खुशी देखकर मेरे मुंह में जो कड़वाहट घुल रही थी वो मैं वहां बैठे किसी से कह भी नहीं पा रहा था। करीब घंटे भर बाद जब वो लोग गए तो ये तय हो चुका था कि हम अगले हफ्ते बैंगलोर उनके घर जाएंगे। उनके जाते ही मैं फट पड़ा, आई मैं शादी नहीं करूंगा और ये बात आप दोनों कान खोल के सुन लो। माँ ने अपनी भवें से कोड़ते हुए कहा, क्यों नहीं करना? अच्छी लड़की है, परिवार अच्छा है, और क्या चाहिए तुमको? माँ की इस आवाज को मैं भली भांति जानता था। वो तय कर चुकी थी। उनके चेहरे का रंग बदल गया था। उनकी नाक लाल हो गई थी।
वो तीखी आवाज में बोली, तुमसे पूछा था ना हमने कि कोई तुम्हारी पसंद है तो बताओ, करवा देते हैं शादी। लेकिन नहीं जी, आपको तो जिम्मेदारी लेने से तकलीफ है, ऐसे ही रहो लंपट जिंदगी भर। गुस्सा मुझे भी आ रहा था, लेकिन मेरे पास कोई जवाब तैयार नहीं था। ऐसे में मैंने वही किया जो गुस्सा आने पे बचपन से करता हूं। मैं तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ गया और धड़ाम से अपना दरवाजा बंद कर लिया। आज मुझे पहली बार शादी की बात को लेकर रोना आ रहा था। हमारे यहाँ एक 30 साल के मर्द के लिए आंसू बहाना आसान नहीं होता, और अपने आंसू किसी को दिखाना तो और भी मुश्किल। तभी तो बंद दरवाजे के पीछे भी मैं अपना मुंह अपनी हथेलियों में छुपाकर रोता रहा। रात गहराती चली जा रही थी और साथ में मेरी उलझन और उलझती चली जा रही थी। घुटन फैल रही थी धीरे धीरे। उस रात हमारे घर में कोई नहीं सोया था। फिर रात के 3 बजे पापा जी अचानक ड्राइंग रूम से चिल्लाए, देव जल्दी आ, देख सीमा को क्या हो गया। माँ सोफे पे औंधी पड़ी हुई थी। उनका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखें मुंदी हुई थी। पापा उनके मुंह पे पानी के छींटे मार रहे थे। मुझको देखते ही वो बोले, गाड़ी निकाल, अस्पताल जाना होगा। माँ की हालत देखकर मैं समझ गया था कि जितना मैं रोया था, माँ उससे कहीं ज्यादा रोई थी। बंद पलकों के नीचे सूखे हुए आंसू उनका गम साफ बयान कर रहे थे। उनका ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया था। माँ 2 दिन हॉस्पिटल में रहीं और मैं हॉस्पिटल में उनके कमरे के बाहर किसी मुजरिम सा मंडराता रहा। शादी को लेकर हम तीनों में कोई बात नहीं हुई जब तक वो हॉस्पिटल में रहीं। घर आई तो मुझे लगा मामला ठंडा पड़ गया है, लेकिन ऐसा था नहीं। चौथे दिन पापा ने मेरे हाथ में टिकट पकड़ाते हुए कहा, परसों की टिकट है, जिज्जी भी नागपुर से इसी ट्रेन में चढ़ जाएंगी, पैकिंग कर लो। लेकिन पापा, मैंने टोका तो पापा ने मुझे घूरा। कभी ना उन्होंने मुझसे ऊंची आवाज में बात की थी, न ही मुझको मारा था, लेकिन आज उनकी इस एक नजर में एक बाप के वो सारे हक थे जो एक बेटे पे होते हैं। वो बोले, देव माँ की हालत देख रहे हो ना, अब बस, कोई हंगामा नहीं चाहिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वक्त जैसे मुझे अपनी धार में बहाए चला जा रहा था और मुझ में उल्टी धार पकड़कर तैर लेने की हिम्मत नहीं हो रही थी। 2 दिन बाद शाम 4 बजे हम तीनों स्टेशन पर खड़े थे। किसी से बात नहीं की थी मैंने पिछले 2 दिनों से। ये मेरी बगावत थी या गुस्से का इजहार, ये नहीं जानता, लेकिन हाँ, माँ को और दुख देने की हिम्मत नहीं थी मुझ में, ये मैं भली भांति जानता था। ट्रेन आने में अभी देरी थी। माँ वहीं प्लेटफॉर्म की एक बेंच पर बैठ गई थी। पापा भी उनके बगल में खड़े थे। गए 2 दिनों से वो माँ को 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ रहे थे। मैं उनसे दूर भीड़ में खड़ा था। मेरे आसपास के लोग अपने अपने रास्तों, अपनी अपनी मंजिलों की तरफ भाग रहे थे, लेकिन मैं ठहरा हुआ था। मेरे पैर जम गए थे, जैसे उनको किसी सफर, किसी मंजिल की कोई चाह ही ना हो। ट्रेन धीमे धीमे प्लेटफॉर्म में घुसी तो लगा मानो वो मुझको 2 भागों में चीरती हुई आगे बढ़ गई हो। मैंने कनखियों से देखा तो पापा जी अपना और माँ का बैग उठाने लगे थे। मैंने लपक कर उनसे बैग लिया और ट्रेन की तरफ बढ़ गया। A2 में 13, 14, 15 और 16 नंबर सीटें थी हमारी। जब तक माँ को सहारा देकर पापा जी सीट तक लाए, मैंने सामान सीट के नीचे रख दिया। पापा ने धीमे से कहा, चेन लगा देना सामान में, लड़की वालों के लिए गिफ्ट है उसमें। मैं किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता था। मैंने सामान चेन से बांध दिया और खिड़की के पास बैठ गया। बोगी में शोर शराबा था। साइड लोअर वाली बर्थ पे एक छोटा सा परिवार था, जिसमें करीब 2 साल का एक बच्चा था जो गला फाड़ कर रोए जा रहा था। बच्चे की माँ उसको जितना चुप कराने की कोशिश करती, उसकी आवाज और तेज होती जाती। मुझे एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी थी। मैं आता हूं कहकर अपनी सीट से उठा और प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो गया। मुझे न जाने क्यों लग रहा था कि माँ की नजरें उस एसी कंपार्टमेंट की काली खिड़कियों के उस पार से मुझ पर ही टिकी थीं। मैंने उनकी नजरों से बचने के लिए वहीं खड़ी एक ट्रॉली से ठंडे पानी की बोतल ली। तभी मेरे सामने से एक 13-14 साल का लड़का रॉकेट की स्पीड से निकला और उसके पीछे भागती हुई एक छोटी सी भीड़, जिसमें लोग चिल्ला रहे थे, अरे भागने मत दो, पकड़ो उसको भाई, पकड़ो, चोर।
भीड़ उसको पकड़ पाई कि नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे अपनी हालत उस लड़के की ही सी लगी जो अपने पीछे पड़ी भीड़ से भाग रहा था। लेकिन मेरे ज़मीर ने मुझको दुत्कारा, क्यों भाग रहे हो तुमने कौन सी चोरी की है? ट्रेन के चलने की सीटी से अचानक प्लेटफॉर्म पर हलचल हुई और अपने ख्यालों से निकलकर मैं भी बोगी की तरफ बढ़ा। मन में फैसला कर लिया था कि इस सफर के दौरान मैं माँ और पापा जी को बता दूंगा कि आखिर मैं क्यों शादी नहीं करना चाहता। दोस्तों, ये था मेरी मंडली की सदस्य रश्मि नाम्बियार की लिखी कहानी वजूद का पहला हिस्सा। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। क्या है वो वजह जिसके कारण देव शादी नहीं करना चाहता? क्या वो वजह अपने माँ और पापा जी को बता पाएगा? और फिर क्या होगा? जानने के लिए सुनिएगा कहानी का दूसरा हिस्सा, वजूद पार्ट 2।